आगरा पुलिस ने 24 मार्च 2026 की शाम को एक वायरलेस की सूचना दी। सूचना कुछ इस तरह की होती है कि प्रिया नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 8 साल है। कक्षा 1 में वो पढ़ती है। अचानक से वो गायब हो जाती है। जब घर से गायब हो जाती है तो उसके अपहरण की शंका होती है। जितने भी वाहन शहर से बाहर जा रहे हैं, वाहन हर वाहन की चेकिंग शुरू कर दी जाए। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस अलर्ट मोड में हो जाती है और हर वाहन की चेकिंग करना शुरू कर देती है। लोगों में बातें फैल जाती है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पुलिस इतना क्यों अलर्ट मोड में हो गई है। एक बच्ची का अपहरण हो गया है और उसके अपहरण के बाद ही पुलिस थोड़ी अलर्ट हो जाती है। इसी बीच में पूरी रात हो जाती है, लेकिन लड़की का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। अगला दिन निकलता है और पुलिस की 4 टीमें तैयार किया जाता है। 4 टीमों ने उस इलाके में जाकर तहकीकात किया जिस इलाके से वो लड़की गायब हुई थी। इतने सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद भी कुछ अता पता नहीं चलता है। जब सीसीटीवी कैमरे को देख रहे थे, खंगाल रहे थे, तभी पता चला एक चौक है। चौक पर वो लड़की आखिरी बार देखी जाती है और वहीं से वो अचानक गायब हो जाती है। तभी बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि साहब, लड़की चौक पर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलती हुई कहीं दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब कि लड़की यहीं कहीं है और हमें यहाँ से आसपास के घरों की तलाशी लेनी चाहिए, तो शायद राहत मिल सकती है। तभी उस लड़की के पिता से बातचीत होती है, जो एक जूता कारोबारी होते हैं। उसे कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ किसी से कोई मोहल्ले में दुश्मनी या कभी किसी से अनबन तो नहीं हुआ किसी बात को लेकर? हम उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देंगे। ऐसे ही तलाशी लेना शुरू कर दिया जाता है और ऐसे ही करीब करीब 50 घरों की तलाशी ली जाती है, लेकिन लड़की का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। इसी बीच में पुलिस वालों को यह सूचना मिलती है कि इस कारोबारी के 2 घर हैं। एक घर में ये खुद अपने और अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ रहता है। इस कारोबारी के 2 घर हैं। एक में ये खुद रहता है और जो सामने वाला घर है जिसमें फैक्ट्री भी है, गोदाम भी है, साथ ही ऊपर कमरा बना हुआ है। आपको उस कमरा का भी तलाशी लेना चाहिए। जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी, मालिक से पूछा, हम तुम्हारे उस घर की तलाशी लेना चाहते हैं। जब उसके सामने वाले घर की तलाशी ली जाती है, तब दरवाज़ा खुलवाया जाता है और दरवाजे खुलने के बाद हर एक सामान को बारीकी से देखा जाता है। तभी पुलिस की नज़र पड़ती है एक बोरी पर, और जब बोरी को हटाया जाता है तब बोरी के अंदर कुछ कंबल वगैरह था और कुछ कंबल में लिपटी हुई एक आटे का ड्रम होता है। और जब उस आटे के ड्रम को देखा जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो पुलिस ये देखकर सन्न रह जाती है। जिस लड़की को तलाश कर रहे थे वो लड़की आटे वाले ड्रम के अंदर, और उसके शरीर के 2 हिस्से हो चुके थे। हालांकि जो गर्दन है उसके धड़ से अलग हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई धारदार हथियारों से कई बार वार किया गया था। इतना पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। उसके बाद ये कातिल कौन है, इस कातिल के तलाश में पूरी पुलिस जुट जाती है। पुलिस को थोड़ा वक्त लगता है, कातिल को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कातिल जिस रूप में मिलता है, सभी लोगों ने उसकी वाहवाही की थी कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है और कातिल के कत्ल क्यों किया है, इसके पीछे की कहानी जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य। आज के इस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश के आगरा में ही एक थाना लगता है जिसका नाम है ताजगंज। उस ताजगंज के अंतर्गत आने वाला एक सिद्धार्थनगर चौकी पड़ता है जिसका नाम है गोबर चौकी। गोबर चौकी क्षेत्र में रहने वाला है एक जूता कारोबारी, जो अपनी पत्नी से पूछता है कि आज छोटी बेटी प्रिया दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मेरे उस पर नज़र नहीं गई। माँ जैसे यह बात सुनती है, वो कहती है वह ट्यूशन पढ़ने गई होगी। तुम्हारे आंखों के सामने से थोड़ी सी वो ओझल क्या हो जाती है, तुम परेशान हो जाते हो। इतने में जूता कारोबारी
उस ट्यूशन वाली टीचर को तुरंत फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मेरी बेटी क्या ट्यूशन पढ़ने गई है आपके यहाँ। वो ट्यूशन वाली टीचर तुरंत कहती है कि मेरे यहाँ तो आपकी बच्ची ट्यूशन पढ़ने आई ही नहीं, मैं तो कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। वो अपनी पत्नी से कहते हैं तुम्हारी बेटी का कहीं अता पता नहीं है और तुम्हें उसकी कोई खबर भी नहीं है। वो कहती है कि इसी बीच में आसपास के बच्चों के साथ खेलती है, उन बच्चों के घर जाकर पता कीजिए। उन बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा क्या तुम प्रिया को देखी हो। सभी बच्चों मना कर देते हैं, कहते हैं कि उसे दोपहर के वक्त तो देखा था लेकिन उसके बाद नहीं देखा। आसपास के घरों में जो सीसीटीवी लगे होते हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि दोपहर 2 बजे तक तो दिखाई देती है, लेकिन 2 बजे के बाद वो एक दुकान पर चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ गलियों में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, कैमरों में देखा जाता है तो पता चलता है कि वो कैमरों से बाहर जाती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन वो गई तो कहाँ गई। घर वाले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये तारीख थी 24 मार्च 2026 की। वो शाम का वक्त हो चुका था। परिवार के लोग सीधा पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो बताते हैं कि उनकी बेटी है 8 साल की जो गायब हो गई है, उसको ढूंढने में हमारी मदद की जाए। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस 4 टीमों का गठन करती है और साथ ही पूरे शहर में एक वायरलेस की कर दी जाती है और सूचना दिया जाता है कि जो भी वाहन शहर से बाहर जा रहे हैं या शहर में एंटर कर रहे हैं उनकी सबकी चेकिंग की जाए। एक बच्ची का अपहरण हो गया है, कौन है कौन नहीं, लड़की गायब हो गई है। पूरे शहर में तलाश करना है। शहर की पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है। पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। पुलिस उस कारोबारी के मोहल्ले में जाती है और मोहल्ले में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे को देखती है तो पता चलता है कि वो लड़की दोपहर तक तो थी, लेकिन दोपहर से अचानक वो गायब हो जाती है। अब उस इलाके के जितने भी घर होते हैं उन घरों की तलाशी ली जाती है। इसी बीच एक खबर लगती है कि इस कारोबारी के 2 मकान हैं। एक मकान में खुद रहता है अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ, और साथ ही साथ एक मकान सामने है। सामने वाले मकान जो है उसमें एक फैक्ट्री है। नीचे वाले हिस्से में फैक्ट्री है और ऊपर वाले हिस्से में एक रूम है जिसमें एक किराएदार रहता है। किराएदार के बारे में जब पूछा जाता है, अभी तक तो किराएदार साथ में रह रहा था, लेकिन जब अचानक से गायब हो जाता है तो उसी के बारे में जब बातचीत की जाती है, पूछा जाता है कि किराएदार कौन है, तो उस किराएदार का नाम होता है गरीबदास। अपनी पत्नी भगवान देई के साथ इसी मकान में रह रहा था, पर वो मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस जब इस हिस्ट्री को निकालती है तब पता चलता है कि गरीबदास के पास एक मकान था। वो मकान लॉकडाउन के समय में लगभग 25 लाख रुपए में बेच दिया जाता है और वो उसी के इलाके में इधर उधर किराए के मकान में रहना शुरू कर देता है। उसके 4 लड़के होते हैं। एक का नाम सुनील होता है, दूसरे का नाम राकेश होता है और तीसरे का नाम मुन्ना होता है, जबकि चौथे का नाम चंद्रभान होता है। चारों बेटे जब मकान बिक जाती है तो अपने अपने हिसाब से इधर उधर रहने लगते हैं, लेकिन जो गरीबदास होता है कभी कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में रहता है। तभी एक कारोबारी के संपर्क में आता है। जूता कारोबारी कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। कारोबारी कमरे को किराए पे दे देता है। किराए पे देने के बाद वो घर पे तो होता नहीं है। उसके नामौजूदगी में जब पुलिस उसके दरवाजे को खुलवाती है तो दरवाज़ा खुलने के बाद हर हिस्से को देखा जाता है। वहाँ पर एक ड्रम मिलता है जिसमें आटा भरा पाया जाता है और ड्रम के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है, बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में। लाश को उस ड्रम में पूछा गया होता है।
ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किया गया हो, जैसे उसे जान से मारने की नीयत से। लेकिन क्यों मारा गया था, यही सवाल था। ढूंढने के लिए पुलिस भी कोशिश करने लगती है। और साथ ही ये लड़की मिलती है 25 मार्च 2026 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास। जैसे ही पुलिस को लाश मिलती है, मोहल्ले वालों को खबर लग जाती है। लोग हंगामा करने लगते हैं। फतेहाबाद रोड होता है और फतेहाबाद रोड पर करीब आधे घंटे जाम लग जाता है। पुलिस से कहा सुनी होने लगता है और मोहल्ले के बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं और एक ही बात की जिद लगाए रहते हैं कि अपराधी को गिरफ्तार की जाए। यदि अपराधी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम जाम नहीं खोलेंगे। नाम दर्ज कर लिया गया था। इसमें सुनील का नाम लिखा जाता है, उसके पिता गरीबदास का नाम लिखा जाता है और माँ भगवान देवी का नाम लिखा जाता है। मुन्ना और चंद्रभान का नाम लिखा जाता है। एफआईआर दर्ज करी जाती है, पर इस बार पुलिस वाले समझने की कोशिश करते हैं। अब इस हिसाब से पुलिस ने उसे ढूंढने की शुरू कर दिया, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। पुलिस ने जहाँ जहाँ दबिशे दे रही थी, तभी पता चलता है कि जो जूता कारोबारी है, उसे पूछा जाता है कि आखिरकार ये लोग तुम्हारी बेटी की हत्या क्यों करेंगे। जो भी छोटी से छोटी बात है वो हमें बताने की कोशिश करो। जूता कारोबारी कहता है कि साहब 2200 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मैंने अपना किराए पे कमरा दे दिया था। वे भगवान देई जो उसका पति होता है गरीबदास, यह रहना शुरू कर देता है। करीब करीब 6 महीने पहले जो उसका बेटा जिसका नाम सुनील होता है, वो भी यहाँ रहने लगता है। लेकिन मैंने यहाँ उसके रहने के लिए अनुमति नहीं दी थी। वो अक्सर शराब पीता था और शराब पीकर हंगामा करता था, गालियाँ दिया करता था। मैंने उसको कई बार इस बात के लिए बोला है, डांटा है और कहा है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ रह रहा था। अब से करीब 11 दिन पुरानी बात है, जब मैंने पैसे का तगादा किया तो 2 महीने पहले से तुमने किराया भी नहीं दिया है और तुम यहाँ रह रहे हो। इसी बात पर कहासुनी हो जाती है और जो मेरा छोटा भाई होता है वो सुनील को 1-2 थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ मारने के अलावा न कोई हमारी दुश्मनी है, न कोई इससे ज़्यादा कहासुनी है। जैसे ही सुनील के बारे में बात कही जाती है, अब सुनील के बारे में भी पता चल जाता है। वो अक्सर ही शराब पीने का आदी होता है और शराब पीने की वजह से ही उसकी पत्नी से झगड़ा भी रहता है। फिर एक दिन ऐसा ही आता है जब उसकी पत्नी जो टोडला में रहती है, उसका मायका टोडला में होता है, तो पत्नी भी नाराज़ होकर चली जाती है। इसी बीच कभी वो लौटकर आती भी नहीं है। इसी बीच में पुलिस ने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। इधर जो लड़की है उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 26 मार्च 2026 को आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है लड़की की केवल हत्या की गई है, उसके साथ रेप जैसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में और भी अधिक पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस को सूचना मिलती है कि 28 मार्च 2026 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास वो व्यक्ति जिसको आप तलाश कर रहे हैं फिरोजाबाद की तरफ भागने की फिराक में है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। इसी बीच जो सुनील होता है अपने आप को घेरा हुआ दिखता है। घेरा हुआ जैसे ही वो दिखता है, पुलिस पर गोली चला देता है। और जैसे ही पुलिस पर गोली चलती है, पुलिस का एक दरोगा होता है जो उसे गोली लग जाती है, वह घायल हो जाता है। और इसी बीच पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जब जवाबी कार्रवाई की तो दोनों तरफ से गोलियां चलती है और एक गोली जाकर सुनील को लग जाती है। और जैसे ही सुनील को गोली लगती है, वह घायल हो जाता है और तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। जब अस्पताल में लेके जाते हैं, जब डॉक्टर इलाज करना शुरू करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद खबर फैल जाती है कि सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी कि वो सुनील पुलिस की गोली का शिकार हो गया है। जैसे ही सुनील के मरने की खबर सोशल मीडिया पर फैलती है
तो तमाम तरह के लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह उस बच्ची को इतनी बुरी दर्दनाक मौत दी है, उसका तो मरना तय ही था। क्योंकि इस तरह का कानून होगा तो लोग कभी भी ऐसी बच्चियों के साथ कुछ भी करने से या किसी के भी साथ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए पुलिस ने सही काम किया है। पुलिस की एक तरह वाहवाही भी हो रही थी, तो दूसरी तरफ उस बच्ची को लेकर अफसोस भी जाहिर किया जा रहा था। तो उसकी माँ साफ साफ कहती है कि जब तक उसे मरे हुए उस इंसान को देख ना लूँ, तब तक मैं नहीं मानूंगी कि उसका इनकाउंटर हुआ है। आखिरकार पुलिस ने उसकी एक फ़ोटो खींचती है और बच्ची की माँ को उस फ़ोटो को दिखाती है। तब जाकर उसे तसल्ली होता है कि वो समझ जाती है कि वो अपराधी इस दुनिया में नहीं रहा।